ठीक है। तो कल के लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि जब हमने कल डिसाइड किया था कि पहले हम जिनके जो जो क्वेश्चन होंगे उसको एड्रेस करेंगे। अगर नहीं है तो मुझे बताया था कि फिर हम आगे लेक्चर स्टार्ट कर सकें, अगर हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी का क्वेश्चन है तो वो टेक्स्ट में पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखते हैं, और अगर वर्बली पूछना है तो वो अपना माइक ओपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग शेयर मेरे एंड से नहीं होती, मैं सिर्फ यहाँ से सेव करके जो हैंडलर होते हैं जो कि सारा मैनेज करे उनको मैं दे देता हूँ, वो शेयर करते हैं। सो वो आपके साथ मैं उन्हें बता दूंगा कि शेयर नहीं है तो वो फिर शेयर कर देंगे तमाम। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं कह दूंगा, वो शेयर कर देंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? आई थिंक सो नहीं है। चलें, चलें बस ठीक है, बेस्ट फिर। ठीक है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूँ, आप मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हुई है या नहीं हुई। और फिर जो है आपको आज का लेक्चर के ऊपर बताते हैं, जो कि बेसिकली डैशबोर्ड के बारे में, वर्डप्रेस की डैशबोर्ड के बारे में ज़्यादातर है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया आई थिंक सो सबको। तो यस श्योर, चलें ठीक है। आज का जो हमें लेक्चर करना है, आज हमने करना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में, कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके क्या क्या मकसद होते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो एक्चुअली एक तरह से आपकी वेबसाइट का समझ लीजिए कंट्रोल सेंटर है, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं CMS कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप पूरे अपनी वेबसाइट की हर एक चीज़ को जो है वो इजीली यूजर फ्रेंडली वे में मैनेज कर सकें। ठीक है, ये यहाँ पे जाके आप उसी तरह एक्सेस करें। कल मैंने एक्सेस करके दिखाया था आप लोगों को, जो आपका URL होगा, जैसे कि http:// आपका वेबसाइट का, सॉरी इससे पहले लोकल होस्ट पर स्लैश के बाद जो फोल्डर, जिस फोल्डर से आपने नेम सेव किया था उस नेम से आप वहाँ पे वो एंटर करेंगे। उसके बाद आप /wp एडमिन लिखेंगे तो आपका जो है लॉगिन पेज देगा। वहाँ पे आप वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे जो कि आपकी वेबसाइट्स के होंगे। ठीक है, वो एंटर करने के बाद आपकी जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर वहाँ जाके आप जो है सर से जो भी काम आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अपने स्टैट्स देखना चाहें वहाँ पे स्टैट्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके जो डैशबोर्ड होम होता है उसमें क्या होता है, आपको एक क्विक समरी मिल जाती है अपने साइट की कंटेंट की। ठीक है, आपके जो डैशबोर्ड का होम पेज आता है वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें जो है वहाँ विजिबल हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे आप रिसेंट पोस्ट देख सकते हैं, स्केड्यूल जो आपने किए हैं वो देख सकते हैं, जो कोई कमेंट्स आए हैं तो वो देख सकते हैं। ठीक है, और उसको कोई एक्शन लेना हो तो बोले सकते हैं, उसको आपने मतलब अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है, ये स्पैम करना है या स्पैम नहीं करना, और ट्रैश करना है, इस तरह के आप कमेंट्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो वेबसाइट है उसके जो एक साइट हेल्थ होती है कि उस पे उसकी क्या हेल्थ है, उस पे कोई क्रिटिकल एरर तो नहीं आ गया, कोई वो ऐसा इशू तो नहीं आ गया, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे अपने जो एक ये इसमें ये मेंशन है कि आपके पास डैशबोर्ड में टॉप पे ऑप्शन आता है स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, उसके अंदर जाके आप अपने जो विडजेट्स है उसको अपने हिसाब से रीअरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साथ साथ मैं आपको जो है मैंने ओपन किया, साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ पे हमारे पास एक है डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है हमारे पास। ठीक है, इसमें देखें ये डैशबोर्ड का मेन एरिया, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीज़ें जो है वो शो हो रही है, ये आपको यहाँ पे शो होता है। अब जैसे मैंने आपसे बात की, देखें वर्डप्रेस की इवेंट्स एंड न्यूज़ जो आ रही है वर्डप्रेस की, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आपके एलिमेंटर के जो भी न्यू अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये आपकी साइट हेल्थ की जो मैंने बात की थी वो यहाँ पे शो होती है, आप इसको जाके विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एट अ ग्लांस में आपको शो हो रहा है कि एक पोस्ट पब्लिश हुई है, 16 पेजेस हैं और एक कमेंट आया हुआ है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करके इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। और
एक्टिविटी में क्या रिसेंटली क्या पब्लिश हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। ये एक आर्टिकल या पोस्ट है पे जो बाय डिफॉल्ट होती है, ये पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद टॉप पे आपके पास ये डिफरेंट कोई अगर कोई भी इस तरह की वो एड्स वगैरह हैं तो वो आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से करते हैं। अब जो उसमें वो स्क्रीन ऑप्शन का फीचर था, वो ये है हमारे पास स्क्रीन ऑप्शंस का। यहाँ पे आप इन जितनी चीज़ें से क्या क्या चीज़ें जिसको रिमूव करना चाहिए वो आप यहाँ से उसको चेक करके अनचेक करके रिमूव कर सकते हैं, और जिसको ऐड करना है इसको चेक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो है वो होम ऑफ डैशबोर्ड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इसमें हमारे पास होता है क्या, सबसे पहले पोस्ट रहते हैं। ये वो डायनामिक कंटेंट होगा जो आप पोस्ट अपलोड करते हैं और आपके वेबसाइट जहाँ जहाँ पे रखा वहाँ पे ये पोस्ट आपको वो पोस्ट आपको विजिबल होना शुरू होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप करते हैं मैनेज करते हैं, मतलब एक ड्राफ्ट करते हैं, एडिट करते हैं, पब्लिश पोस्ट करते हैं, ठीक है। ब्लॉक एडिटर दो तरह के एक होते हैं, एक बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉक एडिटर यूज होता है और एक क्लासिक होता है, ठीक है। मैं प्रेफर ये करूंगा कि इजी टू अंडरस्टैंड जो है वो क्लासिक एडिटर है, आप उसको प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल करते हो, आपको बता दूंगा कहाँ से होगा एट द एंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर आप पोस्ट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। तो आप न्यू स्टार्टिंग में आपके पास कोई पोस्ट नहीं होगी तो आप ऐड न्यू करेंगे, फिर वहाँ पे आप उसका जो है वो नेम सेट कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप सेट कर सकते हैं, उसको एडिट करके आप उसको वहाँ पे पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डेटा रखिए, मैं आपको दिखा दूंगा वो कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट का हो गया। अब आपको साथ में पोस्ट का आप दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे जाए तो आपके पास देखिए वेरी पोस्ट पोस्ट का ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन आते हैं। ऑल पोस्ट, जितने भी पोस्ट अभी तक आपने की है अपने वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। न्यू डालनी है तो ऐड पोस्ट पे करेंगे तो न्यू आप ऐड कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज का। अच्छा, कैटेगरीज ये होती है, आपने डिफरेंट वेबसाइट देखी होंगी। अच्छा, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी, वहाँ पे क्या होता है डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से पोस्ट, लाइक अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि फैशन रिलेटेड है। अब फैशन एक बहुत बड़ी नीश है, बहुत बड़ी एक है कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरीज है, जैसे मेंस है, वुमेन्स है, चिल्ड्रंस है, और बाकी डिफरेंट उसमें आ जाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के हिसाब से। अगर कोई एक वेयर हाउस टाइप है उसमें डिफरेंट ब्रांड्स के हिसाब से होंगे तो वो आप उनकी क्या कहते हैं सेपरेट कैटेगरीज बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी आप न्यूज़ चैनल की कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, न्यूज़ चैनल में क्या होता है हर नीश टॉपिक के ऊपर जो है वो आपके पास आर्टिकल्स होते हैं, लाइक पॉलिटिक्स के ऊपर होते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स पे होते हैं, उसके बाद एंटरटेनमेंट पे होते हैं, उसके बाद आपके पास हेल्थ एंड साइंस पे होते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं वो आपके पास उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे उसको उन कैटेगरीज के की बेसिस के ऊपर आप अपने जो पोस्ट हैं उसको सिलेक्ट करके, अगर आपके हेल्थ के हिसाब से पोस्ट है तो आप कैटेगरी हेल्थ की सेल सेलेक्ट करके आप वो उस कैटेगरी के अंदर उसको फॉल करवा देंगे, ठीक है। तो ये कैटेगरी यहाँ पे हमें इसका इसका ये फायदा होता है, ठीक है। और टैग्स होते हैं, अब देखिए आपने देखा होगा कि आपके हर आर्टिकल कोई ना कोई टैग होता है। जैसे टैग क्या होता है, आप इंस्टाग्राम आप सब यूज करते हैं, आपने वहाँ पे हैश टैग यूज किए होंगे, यहाँ पे हम उसको इन द फॉर्म ऑफ टैग्स कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपकी जो भी पोस्ट जो भी इंस्टाग्राम पे होता है पोस्ट होता है, उसकी जो रीच होती है वो उन टैग्स के ऊपर होती है। टैग एक वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं। कोई भी अगर गूगल पे आपको वो टैग में से कोई भी वर्ड मैच होगा तो आपकी जो रैंकिंग हुई थी गूगल आपको उस हिसाब से वो आर्टिकल आपका शो कर सकता है। तो जो मोस्टली यूज होती है आपकी जो आर्टिकल है उसकी रीच के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ऑल पोस्ट में जाते हैं यहाँ पे आपके पास, तो आपके पास ये इस तरह का एक ओवरव्यू आ जाएगा जहाँ पे आपके पास ऐड पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई इससे पहले जैसे ये बना हुआ है, मोस्टली जो है हेलो वर्ल्ड का एक बना हुआ होता है, ठीक है। और ये सब शो हो रहा नहीं हो तो यहाँ पे एम्प्टी शो हो रहा होगा, ठीक है। आप ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं, ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ये ऐड टाइटल। आप टाइटल यहाँ पे एंटर करते हैं, कोई भी टाइटल आप एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये जब भी ये सारा ओवरव्यू ये क्लासिक एडिटर का है, ठीक है। तो दूसरे का जो डिफरेंट, अब ये कैटेगरीज की बात करें, जैसे यहाँ पे देखिए अनकैटेगराइज बनी हुई है, ये नॉर्मल जनरल टाइप जनरल में बनी होती है।
आप यहाँ पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं, ऐड कैटेगरी भी क्लिक करके भी, और वहां से यहाँ से डायरेक्ट कैटेगरीज के ऑप्शन में जाकर भी कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बनाएंगे। अब जैसे आपने इसको बना दिया, सपोज कि फैशन की आप कैटेगरी बनाते हैं, तो आप उसको जब यूँ सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, इसी तरह आप वहाँ डिफरेंट आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप क्यों उस कैटेगरी में लाया हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपने अपना कंटेंट डालना है। ठीक है, इमेजेस डाल सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में पूरा आर्टिकल आप लिखना चाहें, कोई कॉलम लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे और ये पब्लिश का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये पब्लिश कर जाएंगे, डायरेक्ट आर्टिकल आपका पब्लिश हो जाएगा। एक ऑप्शन होता है आपके पास, ये आप स्केड्यूल कर सकते हैं, आप कोई भी डेट और टाइम के हिसाब से स्केड्यूल करेंगे, आपका आर्टिकल उस डेट पे ऑटोमेटिकली जो है वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं करने के बाद काम, ताकि आपका वो जो ड्राफ्ट है वो सेव होता है। ठीक है, यहाँ तक था सारा हमारे पास पोस्ट का जो भी ओवरव्यू था। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास पोस्ट के बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन मीडिया लाइब्रेरी। ऑब्वियसली नाम से पता चला है कि यहाँ पे आपके जितने भी आप इमेजेस वगैरह हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे आपकी। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या यहाँ से किसी को सिलेक्ट करना चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने वेबसाइट में कहीं भी कोई भी आपने इमेज ऐड के थ्रू वो इस मीडिया लाइब्रेरी में लाजमी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप उसको फिर क्या करते हो, उस इमेज को अगर यहाँ पे आपके पास सारी आ जाती है इमेजेस, यहाँ पे इमेजेस को आप एडिट कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक है, एडिट में क्या आता है, एडिट ये बेसिक एडिट कर सकते हैं। एडिट में क्या आप क्रॉप कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, उसका एस्पेक्ट रेशियो वगैरह इस तरह की चीजें कर सकते हैं। आप उसमें कोई और इफेक्ट्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपके पास यहाँ पे अपने बल्क में कोई चीज़ ऐड करनी है या ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिसका साइज बड़ा है, तो वो भी आप यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक एसईओ टिप ये लिखी हुई है कि आप हर इमेज जो भी ऐड करें उसका डिस्क्रिप्टिव ऑल टेक्स्ट ऐड करें, ताकि वो जो इमेज है ना वो आपकी सर्च विजिबिलिटी के लिए इजी हो जाए। अब मैं आपको इसका शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहेंगे, ये मीडिया का ऑप्शन होता है, हम मीडिया में ये आपके पास मीडिया का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप यहाँ से बल्क सेलेक्ट भी कर सकते, देखें इस पेज पे जितने मैंने चीज़ें ऐड की वो यहाँ पे मेरे पास। अब इसमें से कुछ मैंने किसी और पेज पे ऐड की, किसी और पेज पर यहाँ पे कलेक्ट करी, वो मेरे पास यहाँ पे सारी विजिबल हो रही है। ठीक है, आपने अगर कोई ऐड करना, आप ऐड मीडिया फाइल करेंगे, इस तरह ऑप्शन है, यहाँ पे आप 2 GB तक जो है अपनी कोई भी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा, अब यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे, वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये है, इसको यूँ ओपन करते हैं तो इसके ये हमारे पास आता है, इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जैसे ऑल टेक्स्ट कहते हैं। यहाँ पे आप अपने इस इमेज को डिफाइन, जैसे ये लोगो है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अब जैसे इवेंट्रा का है तो मैं लिख दूंगा इवेंट्रा लोगो। तो ये जो है ये हमारे पास इसके के हिसाब से जो है वो इसकी एक ग्लोबल जो है वो रिकग्नाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूं हमारे पास जो है ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये हो गया मीडिया का, इसमें और कुछ चीज़ नहीं, इसमें सिंपल आपकी चीज़ें समझ गए। नेक्स्ट मूव करते हैं पेजेस में। अच्छा, अब आपके हर वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। होम पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, एफएक्यूज वगैरह होता है, आपकी सर्विसेज का होता है, सर्विस में सब पेजेस होते हैं। उसके बाद आपके आपने कोई और पेजेस ऐड करने हैं, वो होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। ठीक है, अब इस वेबसाइट को ना शो करने के लिए आपको मैं आगे दिखाऊंगा, उसमें एक ऑप्शन होता है स्टैटिक का और लेटेस्ट पोस्ट का। ठीक है, आप स्टैटिक का करेंगे तो स्टैटिक में जाके आप सिलेक्ट करेंगे कि मेरे स्टैटिक में जो होम पेज है वो मेरा होम के नाम से होगा। ठीक है, और फिर आप उसको जो है वो आपका जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे या यूआरएल ओपन करेंगे, आपके पास वही वाला होम पेज वाला जो है वो सामने विजिबल हो जाएगा। ठीक है, पेजेस जो होते हैं वो परमानेंटली आपकी जो चीज़ें बताई हैं वो आपके सारे कंटेंट जो है वो दिखाते हैं। आप अपने पेजेस को विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर भी जो है वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, पेजेस में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप में से आप लोग एलिमेंटर यूज़ करेंगे तो एलिमेंटर के अंदर आप के पास ऑप्शन होता है, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। जी, अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है पेजेस में, ऑल पेजेस और ऐड पेजेस का। जितने जैसे अभी देख सकते हैं ये तमाम पेजेस जो हैं ये,
सॉरी, ये सारे पेजेस अभी तक बने हुए हैं और इसको डिफरेंट तरीके से बने हैं। अब आपको मैं ऐड पेज, एक न्यू पेज का बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आप उसका टाइटल एंटर करेंगे, ठीक है। टाइटल एंटर करने के बाद मैं से मैं लिख देता हूँ होम, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर, अब आप अगर एलिमेंटर से करें तो आप इसको एलिमेंटर फुल विड्थ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी फीचर इमेज होगी, जो होम पेज की कोई भी इमेज आप, अब होम पेज मोस्टली जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके लोगों पे, तो आप यहाँ पे लोगो उसका सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे और पेज पे बाकी जो भी आपने करने हैं वो आपने विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर करना है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंटर का एक डिटेल बताऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ तक आपका पेज जो है वो बन जाता है इसके थ्रू, ठीक है। और बाकी आप उसमें एलिमेंटर में जाके जो है उसकी वो जितनी भी आपने डिजाइनिंग और वो करनी है, पेज किस तरह बनाना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारा आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे पास पेजेस का मेन मेन यही हमारे पास चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स का रहता है। कमेंट्स आप तब यूज करें जब आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर कोई ब्लॉग्स या कंटेंट हो, तो उस केसेस में आपका जो है कमेंट्स का सेक्शन आपको यूज होता है। वरना ये आपको इतना, अगर आप कोई वेबसाइट ऐसी बना रहे हैं जिसमें ई कॉमर्स है या आपकी कंपनी के ऊपर है, तो उस केस में ये बहुत रेयर होता है कि कोई आपको अपने कमेंट्स आए हो या उसके बाद में पढ़ना हो, ठीक है। बाकी इसमें वही चीजें हैं कि अगर इसमें ऑप्शन होते हैं, आप उसको स्पैम करते हैं, ट्रैश करते हैं, इस पे आप उसको एक्सेप्ट करना चाहे, अप्रूव करना चाहें और रिप्लाई करना चाहें, वो तमाम चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में आके अपने उस रेलेवेंट कमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल कमेंट्स में इतनी सी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा, तो ये होता कहाँ पे, इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये कमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें आपके पास जो है यहाँ पे कमेंट्स जो है वो विजिबल हुए होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, ऐसे ये कमेंट आया हुआ है। अब इसके पास ऑप्शन क्या होते हैं, देखिए आप इसको अनअप्रूव कर सकते हैं, इस पर रिप्लाई करना चाहें, इसको एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं कि अब जैसा आप एडिट को उस तरह शो हो, ठीक है। स्पैम अगर क्लियर करना चाहते हैं स्पैम हो जाएगा, और डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, जहाँ पे उसने कमेंट डाला होगा वहां से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका कमेंट सेक्शन का, ठीक है। कमेंट सेक्शन के बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अपीयरेंस एंड प्लगइन्स का। अभी तो अपीयरेंस मेनली यूज होता है जिसमें आपकी वेबसाइट की जो अपीयरेंस होती है उसके बारे में होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके अंदर, इसके अंदर आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लेआउट को। फिर मेन्यूज होते हैं। मेन्यूज एक्चुअली वो चीज़ें होती है जिसमें आप अपना देखते हैं कि एक किस सिंक्रोनाइज वे से आपके जो नैव बार है, नेविगेशन बार है, उसमें जो और पेजेस के लिंक्स आते हैं, होम कॉन्टैक्ट, वो किस तरीके से आएंगे, और उसमें आपने सब, अगर कोई सब नैव बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे, ठीक है। ये मेन्यूज होते हैं। उसके बाद विडजेट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्डप्रेस के विडजेट्स हैं जो आप डालना चाहते हैं तो वो आप वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे होगी अपीयरेंस में। प्लगइन्स में आपके पास ऑब्वियसली नाम से चल रहा है कि थर्ड पार्टी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए आप प्लगइन्स यूज करते हो। वहां पे जाके आप यहाँ से ऑथेंटिक, वर्डप्रेस के ऊपर जितने भी प्लगइन्स हैं मोस्टली ऑथेंटिक होते हैं, आप उनको इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए, ये वो फीचर्स हैं जो कि फीचर्स ऐड करते हैं विदाउट एनी कोडिंग, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये मैं आपको यहाँ पे अब दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा, ये देखें, ये यहाँ पे मेरे पास आ रहा है अपीयरेंस का। अपीयरेंस जैसे मैंने कहा थीम्स आती है, यहाँ पे आप थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट थीम्स के ऊपर। फिर आपके पास डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, आपको डिज़ाइन करना चाहिए, ये डिफरेंट थीम के हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। ये हेलो एलिमेंट है, उसमें ये फीचर तो आता है। आप कस्टमाइज करेंगे, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो आपकी वेबसाइट जो थीम है उसका कस्टमाइजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब तो वो होता है ना आगे आगे, फिर आपको मैंने फॉन्ट का बताया था, आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ग्लोबल फॉन्ट्स क्या होने चाहिए वेबसाइट, ओवरऑल द वेबसाइट कहीं पे, ठीक है। मेन्यूज का मैंने आपको बताया था, मेन्यूज आपको दिखा देता हूँ किस तरह होता है, ठीक है। और थीम फाइल एडिटर, इसको मेनली हम यूज नहीं करते, एडवांस में जाके इसको यूज करते जब हमने कोई थीम की फाइल के अंदर जाके कोडिंग में कोई आपने चेंजेस करनी होती, ठीक है। कस्टमाइजेशन इस तरह का आप होना तो ये थीम के हिसाब से, जो अगर हेलो एलिमेंटर थीम के इस तरह का है, बाकी थीम्स का डिफरेंट है, ठीक है। वो उसकी थीम के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें डिफरेंट साइड आइडेंटिटी, मतलब साइड आइडेंटिटी क्या होता है, इसके अंदर आपके पास साइड टाइटल होता है, टैगलाइन आप इंटर करते हैं, ये साइड आइकन जो टॉप पे आ रहा होता है ये आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और
अपना लोगो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह बाकी फीचर्स, मेन्यूज वगैरह, मेन्यूज आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये मेन्यूज है। अब देखिए मैंने एक न्यू मेन्यू बनाया था यहाँ पे मेन मेन्यू के नाम से, और उसमें मैंने यहाँ से पेजेस जो है वो सिलेक्ट किए थे, जिसमें होम है, अबाउट सर्विसेज आ रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये मैंने इनको सब फोल्डर इसलिए किया ताकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ये, ताकि इस तरह जो मेरे पास है, जब मैं यहाँ पे हूँ तो यूँ मेरे पास ये ओपन हो जाए। ये करने के लिए मैंने यहाँ पे मेन्यू में इसको सब हेडिंग के फॉर्म में लेके आया हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे सर्विसेज के अंडर आ गए, और बाकी ये दोनों जो है वो बाहर आ गए, जैसे ये शो हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये मेन्यूज का यहाँ पे फीचर था। आप यहाँ पे डिफरेंट मेन्यूज बना सकते हैं। आप अगर मेन मेन्यू बनाया, आप अगर फुटर का अलग से बना चाहते हैं, आप उसका भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मेन्यूज के फीचर हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे यूजर्स, टूल्स एंड सेटिंग्स का। अच्छा, यूजर्स ये होता है कि आप, मैंने सेटिंग्स और ओरिएंटेशन स्टार्टिंग में बताया था कि हम डिफरेंट यूजर्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसकी पूरी वेबसाइट को साथ, ऑब्वियसली आप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, एक ही हो सकता है, ठीक है। एडिटर का ऑप्शन होता है, ऑथर का ऑप्शन होता है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ब्रो मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं, एक्चुअली एक स्टूडेंट का इशू आ रहा है, उनको बस ऐड कर रहा है, एक पर्सन जैसे। हो गया, चले। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, यूजर्स के ऊपर थे, ठीक है। यूजर्स का मैंने आपको बता दिया, रोल्स आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको करना एक्सेस दे सकते हैं उस हिसाब से। टूल्स में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट टूल्स आते हैं, जिसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूटिलिटीज यूज करते हैं, साइट की हेल्थ चेक को आप दे सकते हैं, एक्सपोर्ट और क्या चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, क्या रेस करना है आपने, वो कर सकते हैं। मेंटेनेंस मोड एंड जीडीपीआर कंप्लायंस। आपको पता है कि यूरोप जैसे कंट्रीज में जीडीपीआर कंप्लायंस के बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। पाकिस्तान में इतना नहीं है, तो वहाँ से आप जीडीपीआर कंप्लायंस जो है उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। लास्ट सेटिंग्स, जिसमें आप जाके अपना यूआरएल और टाइम जोन, परमालिंक्स क्या होते हैं, आपकी जो वेबसाइट के लिंक्स होते हैं उसको, वो किस तरह का होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसे परमालिंक्स कहते हैं, ठीक है। रीडिंग एंड डिस्कशन सेटिंग होती है कि क्या होगा, ठीक है, इस तरह के बिहेवियर होते हैं। अब मैं आपको ये बारी बारी चीज़ों के टूल्स यहाँ पे फिजिकली दिखाता हूँ। ये देखिए, यूजर्स का ऑप्शन आ गया, ऑल यूजर्स आ गया, ऐड यूजर और प्रोफाइल आ गया, दो यूजर्स ऐड हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा अगर एडमिनिस्ट्रेटर का, आप अगर ऐड करना चाहते हैं आप ऐड यूजर में जाएंगे। यहाँ पे आप उसका यूजर नेम लिखेंगे, उसकी ईमेल लिखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये वेबसाइट नहीं है तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका पासवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंट उसके यूजर्स करते हैं। अब यूजर्स के हिसाब से उसका जो है वो रोल डिसाइन होगा, और ऐड यूजर करेंगे तो वो यूजर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर आप जो है वो उस पर्सन को आप बता देंगे कि उसकी ईमेल पे जो है वो चला जाएगा, उसे यूजर नेम और पासवर्ड बता देगा, जो WP एडमिन का पेज है ना, वहां पे जाके वो यूज करके इसको लॉग इन कर सकेगा। ये हो गया यूजर्स का। अब आते हैं हमारे पास टूल्स का ऑप्शन आता है। हम टूल्स में जाते हैं, देखें हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आ गया, ठीक है। इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया, जहाँ पे आप कोई भी डाटा इंपोर्ट करना चाहें इंपोर्ट, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे पास चीज़ें, इसको हम मोस्टली जो है इसके इतना यूज़ नहीं करते, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक्सपोर्ट, कोई भी डाटा आपने यहाँ से डाउनलोड करके एक्सपोर्ट करना है, आप उसके साथ पोस्ट का डाटा करना है वो हो सकता है, ठीक है। पेजेस का फ्लोटिंग सारा कंटेंट करना वो भी हो सकता है यहाँ से, ठीक है।
एक्सपोर्ट फाइल जो है वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। साइट हेल्थ आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी वेबसाइट की हेल्थ क्या आपकी, ठीक है, उसकी कोई इशू तो नहीं आ रहा है, ये इस तरह के रन करता है, उसकी सिक्योरिटी चेक करता है, ठीक है, बताता है कि ये 2 इनएक्टिव प्लगइन्स हैं, इनको या तो रिमूव कर दें या फिर इनको एक्टिव कर दें। और इसी तरह थीम्स के बारे में बाकी वो बताता है, रिस्पॉन्स टाइम इसका जो है परफेक्ट है, परफॉर्मेंस यहाँ से आप इसको डिटेल्स पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह हो रहा है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें अब यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी साइड हेल्थ ने बता दिया कि गुड में, उसका मतलब इट्स ऑलरेडी परफेक्ट, ठीक है। लास्ट में इरेज पर्सन डाटा, आप उड़ाना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें डाटा को, वो कर सकते हैं, उसको वैनिश करना चाहें आप डिलीट कर सकते हैं। टेम्पलेट किट मैंने डाउनलोड किया, इसके आपको भी जरूरत नहीं है, बाद में आपको बता दूंगा। ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक हो गया टूल्स का ऑप्शन। बाकी जो चीज़ें 2 आ रही हैं ये, इसके लिए मैंने इन्वेटो का एलिमेंट्स यूज़ किया, इस वजह से ये ऑप्शन आया है। प्लगइन डाउनलोड किया है, और ये भी एक प्लगइन है उस स्केजुलर वाला, तो उसके बेसिस पे ये आया है। तो ये बेसिकली आपको मेनली शो नहीं होगा ये वाला, ठीक है। सेटिंग्स पीछे हमारे पास लास्ट रह गई है सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में ऑप्शन आया था हमारे पास, जनरल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम जाके अपनी वेबसाइट्स की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका टाइटल क्या है, उसका टैगलाइन क्या है, साइट आइकन क्या होगा, उसका यूआरएल क्या होना चाहिए, ये और साइट। अब आपके केस में क्योंकि लोकल होस्ट है तो वो लोकल होस्ट वाला यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल क्या है, एंड बाकी डेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। टाइम जोन क्या है, साइट लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। न्यू यूजर जो डिफॉल्ट हो रहा है उसका क्या होगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जनरल सेक्टर होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कनेक्टर्स का। ये डिफरेंट प्लगइन्स अगर आपको इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल एआई जो है ज़्यादातर है, तो आपको एआई से कनेक्ट करना चाहिए, तो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइटिंग ऑप्शन आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना था कि हमारी जो फॉर्मेट है वो क्या होगा। अब डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या, ऑब्वियसली अनकैटेगराइज है तो वो सेलेक्ट कर देंगे। पोस्ट फॉर्मेट फॉर्मेट है, क्लासिक एडिटर मैंने सेलेक्ट किया, ब्लॉक एडिटर नहीं किया हुआ, ठीक है। और ये नॉर्मल चीज़ें, इसको वैसे इसमें ज़्यादातर हम छेड़खानी नहीं करते, जैसे होते वैसे ही रखते हैं। अच्छा, लास्ट आ गया हमारे पास। अब ये मैं बात कर था लेटेस्ट पोस्ट के स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, और स्टैटिक पेज का। अब जब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो शो हो रही है ना वेबसाइट कि जब ये लिखते हैं हम यूआरएल, तो ये पेज आ जाता है होम पेज, ये स्टैटिक के ऊपर है, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि होम पेज हमारा स्टैटिक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, स्टैटिक पेज सिलेक्ट किया और होम पेज, होम मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरे पास जब भी वेबसाइट ओपन होगी तो होम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया ब्लॉग्स का, अगर कोई ब्लॉग पेज है तो उस पर टॉप ब्लॉग्स कितने शो हों वो यहाँ पे, और डाटा वगैरह के ये सेटिंग है। ये मेनली जैसे है इसको ऐसे ही रहने दे, इसमें ये ज़्यादा रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यहाँ तक बता दिया आपको मैंने। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं ये जिसका ये टॉपिक्स हैं कि ब्लॉग्स को लिंक करना है, नोटिफाई करना है, ये तमाम चीज़ें की इनको भी एज सच छेड़खानी की, क्योंकि ये आपकी जो ब्लॉग्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें उसकी पोस्ट की सेटिंग क्या है, नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। कोई भी उसको कर दे। नोटिफिकेशंस का पिंग बैग्स आपको टैग में ऑन है, ये बाय डिफॉल्ट चेक होते हैं और उनकी इसी तरह जरूरत होती है। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड, मतलब कि रिक्वायरमेंट डाल दी है कि जो कमेंट करेगा वो अपनी मेल और नेम जो है वो लाजमी इंटर करे, ठीक है। और ये इस तरह के चेक इन ऑप्शन है कुकीज में, ठीक है। ठीक है, मीडिया का ऑप्शन ये जो है इसमें भी आपके पास है कि इमेजेस की साइज क्या होनी चाहिए। थंबनेल साइज क्या है, 150 टू 150, ठीक है। मीडियम साइजेस यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप इसको चेंज करना कर सकते हैं। डिफरेंट साइज यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। आप उसमें चेंज, क्योंकि ये मोस्टली ऐसे ही होते हैं किसी भी साइज के हिसाब से, तो ये बाय डिफॉल्ट है। हाँ, चेंज करना चाहें आप अपने हिसाब से तो वो कर सकते हैं, बेहतर है इसको ऐसे ही रहने दें। आप वैसे ही अपनी वेबसाइट पे जब कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन आगे उसमें जो सिलेक्ट करना चाहे, या एलिमेंटर के अंदर भी ऑप्शन होता है, आप अपने इमेज को अपने पिक्सल के हिसाब से एडजस्ट करना चाहे कर लें, ठीक है। परमालिंक्स की लास्ट बात करनी है हमने। परमालिंक्स ये देखें, अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि परमालिंक्स जो हमारा यूआरएल है वो किस तरह शो हो, ठीक है। मोस्टली केस में हम पोस्ट नेम के साथ आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी डिमांड थी कि उनको इस तरह की चीज़ें, उनको जो यूआरएल है उसमें ईयर आए, मंथ नंबर आए, डे आए और पोस्ट नेम एंड पे, ठीक है।
इस हिसाब से इसका यूआरएल कस्टम हम स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीच में सेकंड या इस तरह की चीज़ें शो हों या किस ऑथर का आ रहा है वो नेम आए, तो आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने यूआरएल को। और मोस्टली जैसे हम यहाँ पे कहते हैं पोस्ट नेम सेलेक्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे पास डोमेन नेम होता है और उसके बाद जो पोस्ट या पेज जो भी है उसका नेम आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एंड यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारे पास एनालिटिक्स एंड साइट हेल्थ। ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जहाँ पे जाके आप कहाँ साइट हेल्थ के अंदर वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें आप शो करते परफॉर्मेंसेज और बाकी चीज़ें कि क्या उसमें आपको चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए और तमाम चीज़ें। ठीक है, की मैट्रिक्स के अंदर ट्रैफिक आपकी जो वेबसाइट पर आ रही है वो पॉपुलर पोस्ट कौन से आपके उसके बारे में, एंड यूज़र बिहेवियर टू रिफाइन कॉन्टेंट की वो क्या बिहेवियर है लोगों का किस हिसाब से, और डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से किस डिवाइस पे, मोबाइल पे ज़्यादातर आपको ऑडियंस आ रही है या लैपटॉप या पीसी वगैरह पे। ठीक है, तो ये उस हिसाब से आपको बात होती है एनालिटिक्स। और साइट हेल्थ का तो ऑब्वियसली आपको दिखा दूंगा कहाँ पे आप चीज़ें क्या क्या आपको वो शो होता है। ठीक है, अब यहाँ तक सारी चीज़ें ये आपकी मेन जो डैशबोर्ड के चीज़ें हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, इसमें अब बाकी चीज़ें आप जो हैं वो अपनी जिस तरह प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे उस हिसाब के कोई डैशबोर्ड जो है वो इंक्रीज होती जाएगा। जैसे अगर आप देखें नॉर्मली मेरे डैशबोर्ड कम छोटा है, अब जैसे यहाँ पे क्या है क्योंकि इसमें एलिमेंटर यूज़ किया तो उसका एक यहाँ पे डैशबोर्ड में ऑप्शन आ गया है। स्काई बोर्ड आइकन्स एक प्लगइन है वो डाउनलोड किया, तो वो कॉमर्स डाउनलोड किया था तो उसके साथ वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स पेमेंट्स ये तमाम चीज़ें इसके साथ आ गई हैं। ठीक है, एनालिटिक्स भी मार्केटिंग भी ये तमाम चीज़ें वो कॉमर्स के साथ ही इसमें प्रोडक्ट्स की जो है एनालिटिक्स है वो दिखाते हैं। एलिमेंट्स किट ये एक एलिमेंट ये एक प्लगइन एक्स्ट्रा मैंने डाउनलोड किया था, ये आया। सिलेक्शन साइट लाइट ये भी एक प्लगइन है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ये हेलो थीम के साथ ये दो ऑप्शन ये ऑप्शन आया है। यूएई एक एलिमेंटर का एक और प्लगइन है जो डिफरेंट विडजेट्स की ऑप्शन देता है, तो उसकी वजह से ये भी आ गया है। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह ये जो बाकी दो बैकअप वाला है और ये वाला ये भी इसी तरह ऑप्शन आया है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मोस्ट आई थिंक जी ये बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिए। कल जो हम करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा एलिमेंटर के बारे में, और साथ ही साथ होम पेज पे एलिमेंटर यूज़ करके कुछ चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी किस तरह वो बनता है किस तरह होता है, और बाकी उसी तरह बाकी आस्ता चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको मैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब किसी का क्वेश्चन है तो वो पहले पूछ ले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने क्या काम करके आना है। ठीक है, एआई चैटबॉट्स आपके पास वो मैंने दिखाया था कनेक्टर्स का ऑप्शन, वहां से आप उसका प्लग इन डाउनलोड करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एपीआई कनेक्ट कर देंगे और वो इंटीग्रेट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, वेबसाइट के साथ। बाकी जो आप चैटबॉट कह रहे हैं ना, एक्चुअली चैटबॉट एक सेपरेट प्रॉपर एक डिफरेंट डोमेन नीश है, वो आप बॉट बनाते हैं। ठीक है, हाँ अगर आप ये चैट जीपीटी टाइप करें तो वो आप कनेक्टर्स के थ्रू आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इंटीग्रेशन करके उसको यूज कर सकते हैं। शेयर एक्सेस if you are making website for someone else। आपने एक्सेस कैसे शेयर किया? आप उसकी अगर आप उनको सिर्फ दिखाना चाहते हैं तो अगर तो लोकल होस्ट पे बना रहे हैं तो बेहतर है मीटिंग करके उनको शो कर दें, क्योंकि वो आपके पीसी पे चल रहा है आप उनको दिखाएं। हाँ, जिस तरह ये मेरे पास ये लाइव है, अब ये किसी क्लाइंट की वेबसाइट है, ऑब्वियसली ये पब्लिक है, तो मैं यूआरएल एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो है वेबसाइट ओपन हो जाती है और कोई भी इसको देख सकता है। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। क्लास जो है वो वीकेंड्स पे होगी, बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट वीकेंड पे मेरा स्केड्यूल थोड़ा ऑफिस का टफ है, मतलब आई डोंट हैव एनी ऑफ, सो मे बी क्लास जो है आपकी मैं आपको मतलब इसी टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है वो बिफोर फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे से पहले एक फ्राइडे को क्लास ले लूँ और एक फिर गैप देके मंडे को ले लूँ या थर्सडे फ्राइडे को ले लूँ, वो मैं आपको विद इन 1 to 2 days जो है वो बता दूंगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी टास्क के ऊपर। अगर तो आपका टास्क जो है वो इजी हुआ तो मैं थर्सडे फ्राइडे को क्लास लेके नेक्स्ट वीक की एंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, टाइम यही होगा, जस्ट डेज आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा वर्डप्रेस हम इसे यूज करते हैं कि वर्डप्रेस जो है वो एक वास्ट डोमेन पे आता है। शॉपिफाई जो है वो सिर्फ यूज होती है हमारे पास ओनली फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें अपना स्टोर बनाते हैं आप।
विक्स जो है वो यूज होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो कम होते हैं प्लगइन्स के, उसमें आप ज़्यादा एडवांस नहीं कर सकते, ज़्यादा आप उसमें चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, उसमें जो विडगेट्स हैं वही कर सकते हैं, और उसका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। बट विक्स भी लोग यूज़ करते हैं, उसकी भी अच्छी वेबसाइट बनती है, ठीक है। स्क्वेयर स्पेस का आई एम सॉरी, मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। देखिए आपके पास टोटल डिपेंड होता है, अगर तो कस्टमर कह रहा है कि मुझे शॉपिफाई के थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप उसे ई कॉमर्स वाला शॉपिफाई से ही बनाएंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे कि शॉपिफाई से एक कंपनी की वेबसाइट बना के दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता कि वो अपनी उस कंपनी वेबसाइट से कोई ना कोई चीज सेल आउट ना करो, तो फिर तो एक डिफरेंट सिनेरियो है। ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई जो लॉन्च किया गया था वो स्पेसिफिकली फॉर ई कॉमर्स किया गया था, ठीक है। वर्डप्रेस इसलिए बेटर है क्योंकि एक तो इसमें जो है आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आप कस्टम एचटीएमएल भी डाल सकते हैं, आप कस्टम थीम अपनी खुद की बना के खुद के प्लगइन्स बना के आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और जो शॉपिफाई है उसमें जो है वो इस तरह का फीचर नहीं होता, उसमें भी एचटीएमएल आप डाल सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक जो है वो इफेक्ट होता है। ये चीज़ें हैं। सिक्योरिटी, यस। शॉपिफाई इन दोनों को सिक्योरिटी के डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। सिक्योरिटी का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसके लिए आपको ज़रूरी है कि कोई भी प्लगइन करने से पहले उसका डिटेल में ओवरव्यू लें कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं और उसकी इससे पहले लोगों ने यूज़ किया तो उससे क्या कमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, ताकि आपको ऐड हो। और हमेशा वो भी चीज़ पहले प्रोडक्शन से पहले डेवलपमेंट में करें, ताकि अगर कोई भी उसका मिस हो तो आपकी प्रोडक्शन वेबसाइट या मेन वेबसाइट पे कोई इफेक्ट ना हो उसका, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद शॉपिफाई। शॉपिफाई में मोस्टली केसेस में क्या होता है कि क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कम होता है उसमें प्लगइन्स का, वो शॉपिफाई के ऊपर ही होते ज़्यादातर, तो वो इतना उस पर सिक्योरिटी का इशू नहीं आता। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का इशू आता है वो पेमेंट गेटवेज में होता है, वहाँ पे कोई रोल मसला हो जाए। बाकी सिक्योरिटी के प्लगइन्स अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं जो आप इंस्टॉल करके, बट मोस्टली जो उसमें है वो सिक्योरिटी की वो पेड है, तो आप वो परचेज करके अपनी वेबसाइट को सिक्योर करें। और भी इवन आपकी वर्डप्रेस की हो या आपकी कोडिंग वाली हो, उसको भी आपने सिक्योर एट द एंड करना होता है, ठीक है। आपने भी उसका जो कोडिंग है उसको सिक्योर बनाना होता है। तो ये सिनेरियो है सिक्योरिटी के हिसाब से। वर्डप्रेस का ये एक है कि इसमें आपको जो है वो अपना ध्यान रखना पड़ता है, वरना इस पे इजीली जो है वो क्रिटिकल एरर आ जाएगा अगर आपने कोई गलत प्लगइन डाउनलोड कर लिया था। कह सकते हैं आप कि शॉपिफाई जो है वो सिक्योरिटी के रीजन में जो है वो बेहतर है। बाकी जो वर्डप्रेस के ऊपर जितने भी है ना, मतलब प्लगइन वर्डप्रेस के ऊपर जो प्लगइन्स का ऑप्शन है वहाँ पे जितने प्लगइन्स है मोस्टली जो उसमें प्लगइन्स है ना वो सिक्योर है, उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि आप लोग थर्ड वेबसाइट पे फ्री के चक्कर में जाते हैं, वहां से डाउनलोड करते हैं, उसकी जिप फाइल अपलोड करते हैं, अपलोड का ऑप्शन जो होता है वो जो होता है ना वो करप्ट कर देते हैं। कोई और किसी का क्वेश्चन? सर मेरे ख्याल में जो हमने दो क्लासेस लिए इसकी भी कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है ना। इसकी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जब आप बनाएंगे ना वेबसाइट, तो आपने भी क्योंकि डिजाइनिंग तो सिखाई नहीं है आपको मैंने, तो आपने क्या करना है, आपने पेजेस बनाने हैं, पेजेस की डिजाइनिंग करनी है, और एलिमेंटर जो आपका है प्लगइन वो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपने इंस्टॉल करना है एलिमेंटर को, उसके बाद आपने पेज बनाने हैं अपनी वेबसाइट के। सपोज करें आपको पेज होम के पेजेस और बनाए, और क्योंकि मेन्यू बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया है, तो इसी तरह आपने अपना मेन्यू भी बनाने हैं, ताकि जो आपका नेविगेशन बार जब मैं बनाना सिखाऊं तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करें तो आपका जो मेन्यू बार है वहाँ पे आपको शो हो जाए, ठीक है। इसी तरह उसमें ऑप्शन होता है कि उसको आपने हेडर पे सिलेक्ट करना है या फुटर पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेन्यूज में अगर आप जब बनाएंगे तो वहीं पे आपको नीचे पूछेगा मेन्यू सेटिंग, उसी के अंदर है मेन्यू लोकेशन में लिखा हुआ है हेडर और फुटर, जिसको चेक करेंगे वो आपका वहां पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपने जो मेनली करना है, एक तो आपने अपने जो पेजेस हैं, जितने पेजेस आपने बनाने हैं वो आपने बनाने हैं,
डेफिनेटली 4 पेजेस तो नॉर्मली होते हैं। होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, और सर्विसेज वाला या एक और एफएक्यूज के जो भी होता है तो वो बनाए। उसमें से फिर आप सब डोमेन सर्विसेज करें तो अपने सर्विस में सब पेजेस बनाए, उन पेजेस को मेन्यूज में जाके सिलेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो मैंने बताया था एलिमेंटर डाउनलोड करने के बाद एलिमेंटर फुल विड्थ उसे सिलेक्ट करें, ठीक है, और उसको पब्लिश करें, ठीक है। उसके बाद दो चीजें आप करें, पोस्ट बनाएं, उसमें रैंडम डाटा लिखें, ठीक है। एक पोस्ट को इमीडिएटली पब्लिश करें, दूसरी पोस्ट को आप जो है स्केड्यूल करें और चेक करें कि स्केड्यूल टाइम पे क्या वो पोस्ट अपलोड हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। लास्टली मैंने आपको सेटिंग्स में दिखाया है कि आपने स्टैटिक पेज सिलेक्ट करना है, वहां पे होम पेज सिलेक्ट करें और फिर आप वो चेक करें, ठीक है। और एक अपना ब्लॉग्स का पेज बनाएं और सेटिंग्स में नीचे जो ऑप्शन है वहां पे अपना ब्लॉग्स का पेज सिलेक्ट करें। जितने भी पोस्ट आप बनाएंगे ना वो आपके डायरेक्टली ब्लॉग पेज पे जाके शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूं, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने करना क्या क्या, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप स्टार्ट करें और सही अपने मतलब फुल फोकस के साथ आप करें तो आप इसको मतलब मास्टर लेवल तो नहीं कहता, बट इतना कि आप एक वेबसाइट बेहतर बना सके, वो आप इसको 1 से 2 महीने के अंदर अगर आप इसको लगे ना तो आप कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। असल में वेबसाइट जो है ना बनाने में तो हफ्ते में आप बना देंगे, ठीक है। सबसे बड़ा मसला आता है आप बना रहे होते हैं, बीच में इशू आ जाता है, एरर आ जाता है, उसको रिजॉल्व करने में, आपको उसको समझने में, उसको अपनी मसल मेमोरी में रिकॉल करने का, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आए तो आपको कोई यूट्यूब या किसी आर्टिकल पे जाके पढ़ के या वीडियो देख के उसको देख समझना ना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये है। वैसे तो अगर आप देखना चाहें तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखें शॉपिफाई डिफरेंट है। शॉपिफाई में शॉपिफाई के हिसाब से एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर्स आते हैं आपके बेसिस पे जब आप कोई गलत चीज़ इम्प्लीमेंट डालते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। शॉपिफाई में भी अगर आप गलत चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो वो भी आपकी स्टक हो सकती है, ठीक है। बट मोस्टली उसके एरर्स डिफरेंट हैं, इसके एरर्स डिफरेंट है, उसकी ट्रबल शूटिंग डिफरेंट है, इसकी ट्रबल शूटिंग डिफरेंट है। शॉपिफाई पता है क्या है, वो शॉपिफाई एक सिंक्रोनाइज स्टेप बाय स्टेप सिंपल चीज है। आपने पेज बनाया, उसको पेमेंट गेटवे लगाया और उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, ये आपका शॉपिफाई का काम है। अब इसमें आप डिजाइन करते हैं, इसमें आप बैकएंड भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट चीजें ऐड करते हैं, आपकी जिस तरह आप सोचें उस हिसाब से आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट होती है। आप जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, वो थी ई लर्निंग के हिसाब से, जहाँ पे आप ये बुक्स मटेरियल अपलोड करते थे, उसमें डाउनलोड का बटन आया था ताकि वो चीज़ डाउनलोड हो जाए। अब इसी बात है, दुनिया में कहीं से भी लोग वो बुक या वो चीज़ जो है उसको डाउनलोड करेंगे तो उसकी वेबसाइट में कहीं भी है, तो उसके लिए फिर मैंने सिक्योरिटी का अलग सी चीज़ है ताकि इसको कोई इशू ना हो, रिस्ट्रिक्शन बनाई थी कि इतना हो, तो वो उस हिसाब से आपको हर चीज़ में आपको अपनी जो है वो एक्सपर्टीज जो है वो दिखानी पड़ती है उस हिसाब से। तो इस तरह की चीजें होती हैं। फिर अब एक इस ई लर्निंग वाली वेबसाइट में एक ही फीचर था कि अब जैसे मैं मेंटोर हूँ और बाकी हैं, तो हम वहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते थे, अपना सेपरेट डैशबोर्ड बना सकते थे, ठीक है, स्ट्रक्चर थे, अपने सेपरेट कोर्सेज जो थे और वहाँ पे डाटा अपलोड कर सकते थे, ठीक है, और उसको एक्सेस सकते थे, तो वो इस हिसाब से थी। अब आपका जितना ही आइडिया बड़ा होगा उतने आपके अपने उस को सेव करने को तो सिक्योरिटी ऐड करनी ऑब्वियसली बात है। आप कोई भी चीज़ बड़ी करनी तो उसकी जितना बड़ा आपकी सोच होती है उतने बड़े उसके साथ उसके हिंडर्स और रिस्क वगैरह भी आते हैं, तो उसको आपने टैकल करना पड़ता है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप में से जिस तरह कहते हैं ना कि लॉ का स्टूडेंट या लॉ का जो पर्सन होता है, जो लॉयर होता है, उसने हर न्यू केस से पहले स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट और ये जो है इसमें भी ये इसी तरह ही है। आप सपोज करें एक वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आप समझते हैं कि मैंने एक्सेल करी, मुझे एक एक चीज़ समझ आ गया,
कल आपको नया एक नई चैलेंज, नई वेबसाइट मिलेगी, उसमें न्यू चीजें आएंगी, आपको उसको दोबारा स्टडी करना पड़ेगा कि अब इसमें ये फीचर ऐड करने के लिए मैं कहाँ, क्या चीज मेरे पास, ये कौन सा प्लगइन होना चाहिए, और उसकी रिसर्च करें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो इस तरह की जो है आपको हर चीज करने से पहले आपको जो है वो समझना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, और फिर आपका जो है वो बिल्कुल स्मूथली चल जाता है। अब्दुल्ला, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई क्यूरी है आपकी? फिलहाल तो मैं भी सिर्फ वर्डप्रेस की ही लेक्चर्स दे रहा हूँ। मैंने शॉपिफाई पे काम किया हुआ है। अभी तो आई थिंक सो वेबसाइट लाइव नहीं है, वरना मैं आपको वो दिखाया था जो मैंने बनाई थी। शॉपिफाई पे किया है, एआई, डिफरेंट एआई टूल्स को यूटिलाइज किया है, बट उसके ऊपर लेक्चर्स मैं प्रोवाइड नहीं करा। विल बी डिफरेंट होंगे और मेंटर्स, वो मे बी प्रोवाइड करें आपको। ठीक है, बट फ्यूचर में उस पर करना चाहें तो मैं डिस्कस कर लूंगा, हम कर सकते हैं उस पर। एआई के ऊपर डिफरेंट टूल्स हैं, अगर आप देखें तो वीडियो एडिटिंग के हिसाब से डिफरेंट है, वेबसाइट के हिसाब से डिफरेंट है। मतलब अगर आप कोडिंग वाले बनाना चाहें तो आप एआई के टूल्स यूज करके भी बना सकते हैं। लवेबल एक वेबसाइट है, बोल्ट के नाम से एक वेब एआई टूल है, और विंडोज क्लाउड के बारे में तो सबको पता है। ठीक है, और मार्केटिंग हिसाब से डिफरेंट है, हर हर हिसाब से आ रही है, आप उसको यूज करना चाहिए। आप जैसे मिड जर्नी है, वो इमेजेस के लिए, क्लिंग है वो वीडियो एडिटिंग के लिए है, वीडियो बहुत बेहतरीन। so डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। मार्केटिंग देखिए दो तरह के, एआई, यूजिंग एआई फॉर मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग, और डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो एक डिफरेंट डोमेन है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता चलता है कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, किस तरह रीच लानी है, किस तरह आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, शो करना है, वो मतलब वो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उससे बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे आ जाता है वो। तो वो जब उसका वक्त आएगा तो उस टाइम पे उसकी चीजें आपको जो है वो दिखा देंगे। तो फोन जो आज पढ़ा है उसमें से किसी को क्वेश्चन है तो बता दें, बाकी मैंने क्लियरली इसमें असाइनमेंट का बता दिया, बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब कॉपी भी कर लें। जी सर, आप व्हाट्सएप में भेज रहे हैं या आप? मैं यहाँ पे चैट में लिख रहा हूँ, फिर उसी को मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा। ठीक है, फोन अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो पेजेस बनाने उसको एक्सेस तो नहीं करना थ्रू बाय एलिमेंटर, अंदर तो डिजाइनिंग नहीं करनी, सिर्फ नहीं नहीं, ऊपर से अभी ही आपने बनाना अभी कोई डिजाइनिंग नहीं करनी, आप है। पेजेस जस्ट बना पेजेस देंगे। बनाने हैं और जस्ट उसका पेजेस, मेन्यू बनाना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जस्ट हाँ। पेजेस बनाएंगे। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको एलिमेंटर के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह विडजेट्स ऐड करते हैं, उसकी क्या फीचर्स होते हैं, फिर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जिस तरह का डिजाइन चाहिए आप उस तरह बना, खुद बना के मुझे दिखाएंगे कि ये हमने यूं बनाया है, फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा कि इसको इस तरह बेहतर करें, इसमें यू अलाइनमेंट ऐड करें, वो वक्त के साथ साथ आपको आस्ता आस्ता चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है।
अच्छा, 3 टास्क मैंने आपके जो है वो लिख दिए। यही टास्क 3 जो है मैं व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, और इसी के ऊपर आपने जो है अपना जो कल का नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये अपने शो करना है, ठीक है। एक अहम हादसे की तरफ आ रहा है। कुछ अर्सा पहले मेरी आगा आसिफ से मगन डेथ हो गई थी। आसिफ एक सरकारी मुलाजिम, हमारे पोलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से आसिफ को और मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना जी जी, इसकी मैं कह दूंगा कि वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। रिकॉर्डिंग मैं सेव कर दी है मैंने इसकी। मैंने बताऊंगा कि ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले